बच्चे को कौन से स्कूल में डाला जाए, कितनी उम्र पर उसकी स्कूलिंग शुरू की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंजीनियर बिलाल जफर। आप देख रहे हैं बिलाल जफर शो। उम्मीद करता हूं जहां होंगे खैर खैरियत से होंगे और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ वो इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो हमारे समाजी मसाइल में से तो एक नहीं है, लेकिन समाजी मामलात में से एक ज़रूर है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम मसला है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है कि बच्चे को किस स्कूल में डाला जाए। इस हिसाब से मैंने जो रिसर्च की है उसकी फाइंडिंग्स आपके सामने रखूंगा। मैं क्या समझता हूँ कि माँ बाप को बच्चों की शुरू शुरू की तालीम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा खर्च करना चाहिए, और एक स्कूल में माँ बाप को वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो देखने चाहिए, और उनकी बुनियाद पर ये फैसला करना चाहिए कि क्या वो स्कूल उनके बच्चे के लायक है या नहीं। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात होगी। ये वीडियो बहुत ख़ास है, ख़ास तौर पे उन माँ बाप के लिए जो यंग माँ बाप हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो अपने बच्चों की स्कूलिंग शुरू करने लगे होते हैं। ख़ास तौर पे उनमें से भी उस कैटेगरी के लिए मेरी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका पहला पहला बच्चा या बच्ची स्कूल जा रहा होता है। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको ब्रेक डाउन दे देता हूँ कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, चाहे वो पिंडी बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं या फेडरल बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, तो उनमें आपकी जो तालीमी निज़ाम है, जो क्लास का स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो तरक्की का निज़ाम होता है, वो ये होता है कि क्लास 1 से पहले 3 लेवल्स बनाए गए हैं। यानी एक होता है प्रेप, फिर एक जूनियर मॉन्टेसरी होती है, फिर एक सीनियर मॉन्टेसरी होती है, फिर 1 से लेके आगे 2 3 4 5 6 एंड देन मैट्रिक, और आगे वो सिलसिला चलता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरे वक्त जब मैं बच्चा था तो उस वक्त 2 लेवल्स होते थे, एक लोअर नर्सरी और एक अपर नर्सरी, और फिर 1 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता था सिस्टम। तो आजकल स्कूल्स का ये निज़ाम है कि उन्होंने ये लेवल्स सेट किए हुए हैं बच्चों की उम्र के मुताबिक। यानी आपका बच्चा अगर 3 से 4 साल का है, पहली बात है कि तमाम स्कूल ये एनकरेज करते हैं माँ बाप को कि आपका बच्चा अगर 3 साल का हो गया तो बस अब आप उसकी स्कूलिंग के बारे में सोचें, अच्छा स्कूल ढूंढें और जल्दी से जल्दी उसको स्कूल में दाखिल कराने का फैसला करें, सोचें इस बारे में। तो 3 से 4 साल का जो बच्चा है उसको प्रेप में लेते हैं, 4 से 5 साल के बच्चे को जूनियर मोंटेसरी में लेते हैं, 5 से 6 साल के बच्चे को सीनियर मोंटेसरी में लेते हैं, और 6 से 7 साल का बच्चा पहली जमात में जाने के काबिल समझा जाता है। अब यहाँ पर सच्ची बात यह है कि बहुत से वालिदैन ऐसा करते हैं कि पैसे बचाने की खातिर, अपना वक्त भी बचाने की खातिर शुरू की स्कूलिंग वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जब पक्की जमात से सिलसिला स्टार्ट होगा, यानी कि जब पहली से ऑनवर्ड्स स्टडी स्टार्ट होंगी, तभी वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। खैर, ये मामला हर इंसान का इनफरादी है, बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किसी की अफोर्डेबिलिटी कितनी है। और खाली अफोर्डेबिलिटी की ही इसमें बात नहीं है, बल्कि इसमें रूटीन्स की भी बात है। बहुत से वालिद ख़ास तौर पे ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है और उनके लिए पॉसिबल नहीं होता बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना, तो वो एज लॉन्ग एज दे कैन मैनेज इस चीज़ को डिले करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं बच्चे को स्कूल दाखिल कराने के अमल को, यहाँ तक कि उनका बच्चा 5 या 6 साल का हो जाए, फिर इट बिकम्स नो इनएविटेबल फॉर देम कि इसको मजीद डिले किया जाए, फिर उनको कैसे भी करके कुछ ना कुछ करके मैनेज करना ही पड़ता है। तो बहरहाल मुख्तलिफ वजूहत होती हैं जिसकी बुनियाद पर कुछ लोग देर से बच्चों को स्कूल में डालते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्कूल्स की ये रविश होती है कि वो कहते हैं कि आपका बच्चा अगर 3 साल का हो गया है तो आप उसको स्कूल में डालिए। अच्छा, अब पाकिस्तान में जो स्कूल्स हैं उनका भी एक ब्रेक डाउन मैं आपको बताता हूँ। एक तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, एक तो कि क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत कम होती है या नहीं होती है, और लेकिन दूसरी तरफ उनकी पढ़ाई भी उसी हिसाब से होती है। ऐसे ही है जैसे एक सरकारी अस्पताल हो और एक बड़ा हाई फाई किस्म का प्राइवेट अस्पताल हो, तो दोनों में जो फ़र्क होते हैं वही फ़र्क आपको स्कूल्स में भी मिलेंगे। बहरहाल यहाँ पर मैं बात करना चाह रहा हूँ प्राइवेट स्कूल्स की। तो प्राइवेट स्कूल्स में अगर हम देखें तो जो कैटेगरीज हैं उनमें सबसे जो टॉप पर आती है, मैं कुछ नाम भी यहाँ पर लेना चाहूँगा, जैसे जिनकी क्योंकि फ़ीस के हिसाब से और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से
اور ان کی دی ہوئی فیسلٹیز کے حساب سے. یہاں پر جو ٹاپ آف دا لائن جو میں نے دیکھے ہیں اسکولز, ان میں ڈیفینیٹلی اور بھی ہوں گے, بیکاز جو میں نام لے رہا ہوں خالی وہی اسکولز نہیں ہیں, دیر آر مینی اسکولز ادر دین دیم آلسو. لیکن فرابلس, ویسٹ منسٹر, فیوچر ورلڈ, یہ کچھ ایسے اسکولز ہیں جو آپ ٹاپ آف دا لائن کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن ان کی فیس بھی, منتھلی فیس ان جنرل آن ایوریج 25,000 سے اوپر ہی سمجھیں کہ ہوتی ہے. 25 سے 30 یا 32,000 تک آپ کو یہ چارج کرتے ہیں ان اینول فنڈز, منتھلی ٹیوشن فیس, دس اینڈ دیٹ ملا کر ایک والدین کو ٹوٹل کم از کم لگ بھگ 26 سے 27,000 روپیہ پے کرنا ہی پڑتا ہے. جنرلی اٹ از ناؤ نیئرنگ 30,000 پر منتھ. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ان اسکولس کی اتنی فیس ہے تو اسی حساب سے ان کی فیسلٹیز بھی ہیں, کیونکہ اگر آپ خالی ان کی بلڈنگز دیکھیں, جن علاقوں میں انہوں نے بلڈنگز بنائی ہوتی ہیں, جس لیول کا آرکیٹیکچر ہوتا ہے ان کی بلڈنگز کا, جس طریقے سے وہ ڈیزائنڈ ہوتی ہیں, جتنی ماڈرنسٹک فیوچرسٹک اپیلز آ رہی ہوتی ہیں ان کی بلڈنگز سے, وہ ڈیفینیٹلی ان کی بلڈنگز کو ایک انفرادی حیثیت دیتی ہے اور ان کو ایلیویٹ کرتی ہیں باقی ان کے کنٹمپریریز سے یا باقی اسکولز سے. تو یہ خالی میں نے آپ کے ساتھ بلڈنگ کی بات کی ہے. اسی طرح سے the way they are equipped with all kinds of resources, especially the number of and the kinds of computers they have. اور خالی یہی چیز نہیں ہے, یہ جو اسکولز ہیں یہ اسپیشلی اس قسم کی اسکل بلڈنگ پر بھی فوکس کرتے ہیں بہت ہی ارلی لیول سے بچوں کی, جو آپ کو عام طور پر اسکولز میں نہیں ملیں گے. جیسے کہ جرمن سکھانا بچوں کو, جیسے کہ بچوں کو کوڈنگ سکھانا, جیسے کہ بچوں کو ٹرکش سکھانا. ہم نے تو جو تعلیمی نظام دیکھا ہے اس میں تو وہی ہوتا تھا, انگریزی, اردو, اسلامیات, میتھ, ٹھیک ہے, یہ شروع کے ہوتے تھے. پھر آگے جا کے سائنس ایک ہوتا تھا, پھر سوشل سائنسز, پھر آگے جا کر اس کی فردر بائفیکیشن ہوتی تھی, فزکس, کیمسٹری آن ہائر لیولز لائک 5th 6th سے آنورڈز, اور پھر بایولوجی آ جاتی تھی. تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو تعلیمی نظام ہم نے دیکھا ہے یا جس میں ہم پڑھے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ کافی حد تک آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا جا رہا ہے آج کل جن سکلز کی ضرورت ہے اس کے حساب سے. تو بہت ضروری میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو بہت شروع سے ہی کوڈنگ سکھا دی جائے, ان کو کوڈنگ سے ایکسپوز کیا جائے کہ کوڈنگ کیا چیز ہوتی ہے. زیادہ تو ڈیفینیٹلی دے آر ناٹ مینٹلی ڈیولپڈ اور کیپیبل آف absorbing all those intricate details of coding, لیکن کچھ بیسکس تو ان کو سکھائی جائیں گے ہی چھوٹے لیول سے, تبھی ان کا مائنڈ میک اپ ہوگا کہ اس قسم کی یہ دنیا ہوتی ہے, اس قسم کا یہ علم ہوتا ہے, اور اس میں آگے وہ فردر گرو کر جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کمپیوٹر سکھانا, کوڈنگ سکھانا اور لینگویجز سکھانا, کیونکہ بہت سے تعلیمی مواقع ہوتے ہیں خاص طور پہ یورپ میں, جرمنی میں, فرانس میں, اس قسم کے کنٹریز میں, کہ ٹیوشن فیس زیادہ نہیں ہوتی, لیکن ہمارے جوان بچے اس وجہ سے ان موقعوں سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے کیونکہ ان کو ان کنٹریز کی ریجنل لینگویجز نہیں آتی. اور جب تک آپ کو ریجنل لینگویجز نہیں آتی تو نہ صرف آپ کے لیے پڑھائی کرنا مشکل ہوتا ہے بلکہ سوسائٹی میں پڑھائی کر کے انٹیگریٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. آپ کے لیے جابس ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے, جابس مل جائیں تو جابس کرنا مشکل ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ایونچولی ماشاء اللہ اسپیشلی پاکستانی بچے اتنے برائٹ ہیں کہ ان کو 1 سے 1.5 یا 2 سال دے دیا جائے تو وہ کسی بھی ایسے ملک میں جا کر ایک ایسی لینگویج سیکھ سکتے ہیں جس سے وہ ساری عمر نہ آشنا یا انجان رہے ہیں. لیکن بہرحال دے ہیو اے ویری ٹف ٹائم اوور دیئر. تو بہت ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے ہی بچوں کو جتنی زیادہ لینگویجز سکھائی جا سکیں, جتنے زیادہ کلچرز سے ایکسپوز کیا جا سکے, تاکہ ان کا مائنڈ کھلے, گرو اپ ہو, ان کا ایکسپوجر بڑھے, اور بڑے ہوتے ہوتے وہ خود ہی اپنے لیے ایسی اپرچونیٹیز دیکھ لیں جو ہم حیثیت والدین بھی ان کے لیے نہیں سوچ پاتے. کیونکہ آج کل کا اتنا زمانہ فاسٹ ہو گیا ہے کہ بچوں کو اگر صحیح ریسورسز دے دی جائیں تو وہ خود بہت سی ایسی چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے لیے جو ان کے حق میں بہتر ہوتی ہیں, جو والدین جن کا ادراک ہی نہیں رکھتے ہوتے اپنی لیک آف نالج کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسکولز ہیں جو بہت زیادہ فیس چارج کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں بچوں کو اس حساب سے گروم بھی کرتے ہیں, اس قسم کی ان کو ریسورسز بھی دیتے ہیں کہ وہ ایک الگ ہی قسم کے نفری بڑی ہو رہی ہوتی ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی اس میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ اپنے بچے ڈالتے ہیں جو بہت زیادہ افورڈنگ ہوتے ہیں, جو بزنس مین ہوتے ہیں, یا جو جدی پشتی امیر ہوتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں نا امراء شرفا, ان کی جو کلاس ہوتی ہے, بڑے بڑے فارم ہاؤسز والے, ان لوگوں کے لیے اس قسم کے اسکولز ہیں.
डेफिनेटली उनको सूट भी करता है वो, और स्पेशली वो लोग भी जो बाहर मुल्कों में मुकीम होते हैं, कनाडा, यूएसए, यूके, पाकिस्तान किसी वजह से आते हैं, तो अपने बच्चों को भी इसी किस्म के स्कूल्स में डालना चाहते हैं जिनका माहौल और जिनकी मॉडर्निस्टिक अपील उन्हीं के प्रीवियसली सीन स्कूल्स को रेप्लिकेट करती हो। तो जनाब ये तो रहा इन स्कूल्स का। अब मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के एक एवरेज बंदा जिसकी सैलरी मान लीजिए लाख रुपया ही है, उसको ऐसे स्कूल सूट करते हैं? वेल, कर भी सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है उसके बच्चे कितने हैं। अगर आपका एक ही बच्चा है फिर तो मैं समझता हूँ आपको काफ़ी आज़ादी मिल जाती है, लेकिन आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, फिर आपके जितने बच्चे होंगे आपको उतने ही ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी। तो अब तो वो ज़माना आ गया, मैं समझता हूँ कि सच में कहीं ना कहीं ये देखने की बात है कि आबादी वैसे जितनी भी ज़्यादा हो रही है, मुल्क के लिए डिफ़िकल्टी है या नहीं है, मैं समझता हूँ एक हाउस होल्ड, एक बंदे के लिए, एक बाप के लिए ही बहुत मुश्किल है एक बड़ी सी फैमिली को लेकर चलना। बिकॉज बच्चे तो माशाल्लाह पैदा होते हैं, बट एवरी बच्चा ब्रिंग्स विद देम अ लॉट ऑफ कॉस्ट दैट द पेरेंट्स हैव टू बेयर। अल्लाह ताला डेफिनेटली उसका भी इंतज़ाम करता है, रिस्क तो देकर अल्लाह ने भेजा है, लेकिन हम लोग सिर्फ रिस्क तक नहीं रहते ना, हम लोग फिर ये भी देखते हैं कि एक एक बच्चा जो है उसको आला से आला, बेहतरीन से बेहतरीन हर चीज़ प्रोवाइड की। तो जनाब जब फिर आप बेहतरीन से बेहतरीन सब कुछ देना चाहते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा अगर आपके बच्चे होंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल भी हो जाएगा। खैर, ये एक और टेंजेंट पर डिस्कशन जा रही है, मैं समझता हूँ कि वी शुड लिमिट इट टू द स्कूल्स राइट नाउ। तो उसमें ये कहूँगा कि डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कितने हैं। अगर आपके कम बच्चे हैं और आपकी 1 लाख सैलरी है, तब भी मैं नहीं मानता कि एक बाप, अगर स्पेशली खाली वो एक बंदा ही अर्निंग पर्सन है उस घर में, लेट्स सपोज के बच्चों की माँ शी इज अ होम मेकर, वो जॉब नहीं करती, खाली एक ही बंदा है जिसको फैमिली चलानी है, तो ऐसे बंदे के लिए अगर उसकी लाख रुपया भी तनख्वाह है तो उसके लिए मैं समझता हूँ इम्पॉसिबल है आज की इस महंगाई के दौर में कि वो इस किस्म के हाई फाई स्कूल्स में अपने बच्चे को डाले। क्योंकि अगर आप एक्सपेंडिचर्स का ब्रेक डाउन करें तो कहीं पर आप फिट ही नहीं कर सकते इस किस्म की स्कूलिंग और इस किस्म की ट्यूशन फीस को, जहां आपकी सैलरी का 1/3 हिस्सा आपके बच्चे की इनिशियल स्कूलिंग में जा रहा है, यानी कि नर्सरीज में जा रहा है। मतलब कि लोग पहले कॉलेज लेवल फीस उस लेवल की पे करते थे जितनी अब ये स्कूल्स नर्सरी लेवल्स पर बच्चों की डिमांड कर रहे हैं। और नर्सरी में अगर आपके बच्चे को बहुत इस तरह का मॉडर्निस्टिक हाई फाई माहौल मिल भी जाएगा, तब भी उसका फ्यूचर does not directly depend upon that, because there are a lot of levels that the child has to cover before they reach the college level, और फिर उसको आगे उसके फ्यूचर के लिए रास्ते खुलते हैं। तो ये बहुत ही प्रीलिमिनरी स्टेज है, मैं समझता हूँ, इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए। लेकिन डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ अफोर्डिंग क्लास एज वेल, उनको बहुत सूट करता है, व्हाई नॉट, दे शुड गो फॉर देम। इन्हीं लोगों के लिए तो स्कूल्स बने हुए हैं। अब आते हैं हम मिडिल रेंजिंग स्कूल्स की तरफ। तो उसमें सबसे अच्छे मुझे ऐसे लगते हैं जो आर्मी से एफिलिएटेड होते हैं किसी ना किसी तरीके से। जैसे एक आर्मी पब्लिक स्कूल है, वो बहुत अच्छा है, बिकॉज इस किस्म के जो स्कूल्स होते हैं इनकी फीस भी मुनासिब होती है। मतलब इनका ये सिस्टम होता है, जो आर्मी की तरफ से बच्चे आते हैं डेफिनेटली उनकी फीस बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। सिविलियंस से फीस चार्ज की जाती है, और सिविलियंस की से भी जो फीस चार्ज की जाती है वो उसके मुकाबले में बहुत ही कम है जो ये पहले जो मैंने स्कूल्स मेंशन किए वो चार्ज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेजेंटली एपीएस की बात करें तो उसमें आपको एक शुरू में एनुअल फंड देना पड़ता है। लेट्स सपोज आप बच्चे को नर्सरी में डाल रहे हैं, शुरू में एनुअल फंड देना पड़ता है, दैट्स 10,000 रुपीज, और फिर मंथली आपको 7,200 रुपीज देना पड़ता है, which is nothing compare, which is 25% of what these hi-fi schools are charging। यानी कि वो अगर 30,000 ले रहे हैं तो ये सिर्फ 7200 ले रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट 25% ऑफ दैट। तो मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, बिकॉज अगर आप आमतौर पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो एपीएस के लेवल के नहीं भी हैं, उनकी बिल्डिंग्स भी उतनी बड़ी नहीं है, उनकी रिसोर्सेज भी वो नहीं है, वो भी इजीली आजकल 8,000 से 11,000 रुपया पर मंथ मांग रहे हैं वालिदैन से। और ये 8,000 से 10,000 अलग है, ये मंथली ट्यूशन फी है। फिर एक एनुअल फंड इन लोगों ने बनाया हुआ है जो किसी खाते में नहीं होता, बस एक ऐसे ही है फिगर, ये हमारा एनुअल फंड है। उस एनुअल फंड में क्या है, कभी आप पूछें तो कोई आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा कि उस एनुअल फंड में क्या है या वो किस वजह से है, बस है तो है। यानी 10,000 आपको कम अज कम अपनी बच्चे की मंथली ट्यूशन फी के अलावा सालाना जमा करवाना है। एंड दैट डज नॉट कवर देयर कॉपीज, बुक्स, देयर यूनिफॉर्म्स और एनीथिंग, दैट इज जस्ट आपको देना ही देना है, बस ऐसे ही देना है। तो अगर आप उसको मंथली ब्रेक डाउन कर लें तो कोई
₹850 वो भी बन जाता है। तो अगर 8,000 ट्यूशन फीस है तो आप समझ लें कि 8,833 मंथली फीस बन जाएगी अगर आप उसको मंथ्स पर डिवाइड करके देखें। उसके अलावा एडमिशन फी होती है जो अक्सर स्कूल्स ने वेव ऑफ की होती है और कभी नहीं भी वेव्ड ऑफ होती। एडमिशन फी आल्सो इज फ्रॉम 15,000 to 20,000। उसके अलावा सम स्कूल्स आर चार्जिंग रजिस्ट्रेशन फी एज वेल, यानी 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस। तो खाम खा में ये बनाए हुए हैं एक्सपेंडिचर्स, लेकिन खैर बहुत से स्कूल्स चार्ज कर रहे हैं, बहुत से स्कूल्स चार्ज करते हैं, लेकिन उनकी ऑफर चल रही होती है कि इस महीने तक अगर आपने दाखिला करवा दिया तो एडमिशन फी वेव्ड ऑफ हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन फी वेव्ड ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा एक सिक्योरिटी चार्जेस भी कुछ स्कूल्स चार्ज करते हैं जिसमें 7,000 to 30,000 कितने भी हो सकते हैं, और वो रिफंडेबल होती है, यानी जब आप अपना बच्चा स्कूल से उठाएंगे तो आपको वापस मिल जाएंगे। तो खैर कहने का मकसद ये कि जब आप बच्चे को शुरू में स्कूल में डालते हैं तो आपका उसका खर्चा आ सकता है एनीवेयर फ्रॉम 17,000 to as much as 1 lakh rupees depending on what kind of school you choose। लेकिन कम से कम 17,000 तो खर्चा आता ही आता है क्योंकि एनुअल फंड आपने शुरू में देना होता है। उसके बाद आपकी मंथली ट्यूशन फीस स्टार्ट होती है जो दैट इज लाइक 7,200 और 8,000 और एवर। फिर उसके अलावा कुछ लो लेवल स्कूल्स होते हैं जिनकी ट्यूशन फीस कम से कम भी, मतलब जो है ना आजकल प्राइवेट स्कूल्स जो कम से कम चार्ज कर रहे हैं, कम से कम दैट इज 5,000 रुपीज। 5,000 कम से तो कोई भी स्कूल मानेगा नहीं। और ये मैंने देखा है कि जितनी फीस कम होती है उतने ही डेफिनेटली फिर उन स्कूल्स में रश ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते ज़्यादा, जो नहीं पे कर सकते ज़्यादा, उनको फिर कम ट्यूशन फीस वाले स्कूल्स में बच्चे डालना चाहते हैं। तो वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक एक क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चे को वो इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उतनी नहीं मिल पाती जितनी उस बच्चे को ऐसे स्कूल्स में मिलती है डेफिनेटली जिनमें ट्यूशन फीस ज़्यादा है। तो माँ बाप हैव टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट कि उनका बच्चा सही ट्रैक पे है, कुछ सीख पा रहा है। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो सस्ते स्कूल्स में डाल तो देते हैं बच्चों को, लेकिन बाद में अक्सर सेटिस्फाइड से नहीं रहते कि इसी में रहते हैं कि अच्छा किसी और में शिफ्ट करवा दें या वो बेहतर है, पूछते बाछते रहते हैं लोगों से कि भाई क्या चल रहा है, इसी तस बजब में रहते हैं कि हो सकता है अब उठा लें। इसमें देखा है मैंने लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि इत्तेदाल पसंद इंसान को होना चाहिए, ना तो बहुत हाई फाई लेवल पर जाना चाहिए एक ऐसे बंदे को जिसकी 1 लाख रुपया तनख्वाह हो मंथली, और ना ही बिल्कुल उसको लो लेवल स्कूल्स में जाना चाहिए। इत्तेदाल में देखो तो यही फिर रेंज निकलती है कि 7,000 to 8,000 रुपीज़ पर मंथ वाले स्कूल्स में इंसान ऐसा बंदा डाल सकता है। बाकी किस स्कूल में किसको डालना है वो उसकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, उसका अपना सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड है, और इन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो बहरहाल आज की वीडियो से उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सीख गए होंगे कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में किस तरह से स्टेप अप करते हैं फ्रॉम प्रेप टू जूनियर मॉन्टेसरी, देन सीनियर मॉन्टेसरी एंड देन वन, और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एज ग्रुप्स क्या होते हैं बच्चों के, और कौन सी क्लासेस हैं प्राइवेट स्कूल्स में, यानी कौन सी कैटेगरीज हैं। एक हाई लेवल जो स्कूल्स होते हैं उनकी क्या मंथली फीस होती है, मिडिल रेंजिंग स्कूल्स की क्या होती है, लो रेंजिंग के क्या फीस स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से बहुत से वालिदैन को फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। आपसे आज का सर्वे क्वेश्चन ये है कि 1 लाख रुपया कमाने वाले इंसान को अगर फर्ज करें कि उसके 3 बच्चे हैं, एक ऐसे स्कूल में बच्चों को डालना चाहिए जिनकी मंथली फीस 30,000 हो। मैं इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि क्वेश्चन करते हुए मुझे आंसर मुंह फाड़ के मेरे से बोल रहा है नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अगर 1 लाख उसकी तनख्वाह है, 75,000 वो तीनों बच्चों की फीस दे देगा तो खाएगा क्या, रहेगा क्या, और बिल्स कहाँ से देगा। खैर आप लोग फिर भी जवाब दीजिएगा मेरे इस सर्वे क्वेश्चन का। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।